नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं TV7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो सियासी भूचाल आया हुआ है, तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के भीतर चल रही खींचतान जो खुली बगावत में बदल चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती देते हुए बागी गुट ने ऐसा कदम उठाया था जिसने राज्य की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया था। दावा किया जा रहा था कि पार्टी के भीतर एक समांतर शक्ति केंद्र तैयार हो चुका है जो अब खुद को असली TMC साबित करने की लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल बागी नेताओं ने ममता बनर्जी को पार्टी प्रमुख के पद से हटाने का ऐलान करते हुए वरिष्ठ नेता अरूप रॉय को नया चेयरपर्सन घोषित कर दिया है। बागी खेमे का कहना है कि पार्टी को एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति से बाहर निकलने की जरूरत है और संगठन में सामूहिक नेतृत्व के आधार पर जो है उसको चलाया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, इस गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को असली TMC के रूप में पेश करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बागी गुट के दावों ने इसलिए भी हलचल मचा दी है क्योंकि उनके अनुसार उन्हें बड़ी संख्या में विधायकों और नेताओं का समर्थन प्राप्त है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि ये गुट 60 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है और अगर ये दावा सही साबित होता है तो TMC के लिए ये केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि अस्तित्व की चुनौती बन सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जवाबी रणनीति में कोई देरी नहीं की। पार्टी नेतृत्व ने तुरंत नई राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन कर दिया और चुनाव आयोग को ताज़ा नेतृत्व सूची भेज दी। इस कदम को ममता बनर्जी की शक्ति प्रदर्शन रणनीति माना जा रहा है और संदेश साफ है कि पार्टी की कमान अभी भी उनके हाथ में है और संगठन पर उनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। और यही नहीं, TMC नेतृत्व के जो बागियों पर है जो सख्त कार्रवाई करते हुए कई नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया है। ममता खेमे का मानना है कि ये बगावत कुछ नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम है और इसका पार्टी के मूल संगठन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। तो दूसरी तरफ बागी नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि वो पार्टी की असली विचारधारा और कार्यकर्ताओं की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। पहले से ही कई सांसदों की नाराजगी और दल बदल की चर्चाओं ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी और अब जब पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर खुला संघर्ष सामने आया है तब सवाल उठने लगे हैं कि क्या TMC भी उन क्षेत्रीय दलों की राह पर बढ़ रही है जो अंदरूनी टूट का शिकार हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी नजर चुनाव आयोग और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर है। असली TMC कौन है, पार्टी का अधिकार किसके पास रहेगा और आगे बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर के सामने ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुकी है और बंगाल की सियासत अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और इस बार बात करते हैं मौसम की। दिल्ली NCR के लोगों को सोमवार दोपहर अचानक मौसम के बड़े बदलाव का सामना करना पड़ा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के कई इलाकों में तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। आज यानी कि जिस तरीके से नोएडा में आंधी देखी गई, जैसे ही दिन में मानिए आसमान धुंधला हो गया हो, विजिबिलिटी पर असर पड़ा। कई जगहों पर पेड़ हिलते नजर आए और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जगी। मौसम विभाग ने पहले ही इस तरह के बदलाव की संभावना जताई थी। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार दिल्ली NCR में दोपहर और शाम के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश, तेज हवाएं और धूल भरी आंधी की स्थिति बन सकती है। विभाग ने बताया कि कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि झोंकों की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी गतिविधियों के प्रभाव से वातावरण में नमी बढ़ी है, जिसके कारण अचानक मौसम ने करवट ली है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में लगातार उमस और गर्मी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब बादल, आंधी और बारिश का यह दौर तापमान में गिरावट ला सकता है। IMD की ताज़ा भविष्यवाणी के अनुसार आज और अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि आंधी और बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों पर खड़े ना रहने और सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को कहा गया है। फिलहाल दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत पूरे NCR में मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज धूल भरी हवाओं के बाद बारिश की संभावना ने लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन मौसम विभाग लगातार अपडेट पर नजर रखने की सलाह दे रहा है क्योंकि शाम तक कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।
चलिए इसी के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ की, क्योंकि लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अलीगंज इलाके की जिस इमारत में आग लगने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, अब उसकी जांच एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने ला रही है। शुरुआती जांच में पता चला कि ये इमारत लंबे समय से अपनी स्वीकृत क्षमता से कहीं ज्यादा बिजली का लोड झेल रही थी, और यही नहीं, इमारत में सुरक्षा मानकों की भी गंभीर अनदेखी की गई थी, जिसने इस हादसे को और भयावह बना दिया। जांच एजेंसियों के अनुसार भवन के लिए जितना विद्युत भार मंजूर किया गया था, वास्तविक उपयोग उससे कई गुना अधिक था। इमारत में अलग अलग व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी, जिनमें भारी बिजली खपत वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था, और आशंका जताई जा रही थी कि अत्यधिक लोड के कारण विद्युत प्रणाली पर दबाव बढ़ा और किसी तकनीकी खराबी ने आग को जन्म दिया। हालांकि अंतिम कारण की पुष्टि विस्तृत फोरेंसिक जांच के बाद ही होगी। इस हादसे ने इसलिए भी सवाल खड़े कर दिए क्योंकि जिस इमारत में आग लगी उसका रिकॉर्ड पहले से विवादों में रहा है। सामने आया है कि साल 2016 में इस भवन के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश तक जारी किया गया था। आरोप था कि निर्माण नियमों का उल्लंघन किया गया है। बाद में यह आदेश निरस्त हो गया और भवन का उपयोग जारी रहा। अब 15 मौतों के बाद प्रशासनिक फैसलों और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल बिजली का अधिक लोड ही नहीं, बल्कि इमारत की डिजाइन और सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी चिंता का विषय थी। रिपोर्टों के मुताबिक पर्याप्त आपातकालीन निकास मार्ग नहीं थे, कुछ हिस्सों में आवाजाही सीमित थी, और आग लगने की स्थिति में लोगों के बाहर निकलने के विकल्प बेहद कम थे। और यही वजह रही कि धुआं फैलने के बाद कई लोग अंदर ही फंस गए और बचाव कार्य जो है वो बेहद मुश्किल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों और ऊपरी मंजिलों से निकलने की कोशिश की। दमकल कर्मियों को भी घने धुएं और जटिल संरचना के कारण राहत और बचाव अभियान चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जो भी है उसका जो जांच है वो भी दायरे में है। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, और यह हादसा सिर्फ आग की घटना नहीं, बल्कि लापरवाही, नियमों की अनदेखी और कमजोर निगरानी व्यवस्था की भयावह कीमत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर समय रहते बिजली के बढ़े हुए लोड, सुरक्षा खामियों और पुराने उल्लंघनों पर कार्रवाई होती तो क्या 15 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? जांच पूरी होने तक इसका जवाब भले ही ना मिले, लेकिन इस त्रासदी ने पूरे सिस्टम को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। तो चलिए इसी के बाद चलते हैं बिहार की तरफ और बात करते हैं भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की, क्योंकि इस मामले में बिहार पुलिस की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने स्वीकार किया है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान गंभीर चूक हुई है और पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। एडीजी के मुताबिक एनकाउंटर से जुड़े कई पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले की जांच शहबाज डीआईजी को सौंपी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ, क्या निर्धारित प्रक्रिया का जो पालन किया गया था या फिर कोई लापरवाही हुई थी। ये मामला उस समय विवादों में आ गया जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए और इन वीडियो को लेकर दावा किया गया कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की कोशिश की थी। इसके बाद विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग शुरू कर दी। भरत तिवारी की मौत के बाद बिहार के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। परिजनों और समर्थकों का आरोप है कि यह मुठभेड़ संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसी बीच पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिसमें एनकाउंटर की वैधता और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। बढ़ते विवाद और राजनीतिक दबाव के बीच बिहार सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके और जनता के बीच उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके। फिलहाल भरत तिवारी एनकाउंटर बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को लेकर जवाब दे रही है, तो दूसरी ओर न्यायिक जांच, अदालत, जन दबाव के जरिए पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग तेज होती जा रही है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, जो तय करेगी कि ये पुलिस कार्रवाई नियमों के तहत हुई थी या फिर वास्तव में कोई बड़ी चूक हुई है।
तो चलिए इसी के बाद सीधे चलते हैं महाराष्ट्र और बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि इसमें एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। शिवसेना यानी कि यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए ये संकट इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि उनकी पार्टी के 6 सांसदों ने बगावत तो कर दी है और अब वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पार्टी के भविष्य को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे मामले के बीच सबसे ज्यादा चर्चा आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया को लेकर रही है। आदित्य ठाकरे लगातार बागी नेताओं पर हमला बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत किसी भी राजनीतिक टूट से बड़ी है। उनका कहना है कि सत्ता और पद के लिए पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को जनता समय आने पर जवाब देगी। दूसरी तरफ शिंदे गुट इस घटनाक्रम को अपनी बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में पेश कर रहा है। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे ने बागी सांसदों का स्वागत करते हुए उन्हें 6 टाइगर बताया। उन्होंने दावा किया कि उनकी शिवसेना लगातार मजबूत हो रही है और कई नेता उनके संपर्क में हैं। शिंदे ने इस ऑपरेशन टाइगर की इसे सफलता करार दिया और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ 6 सांसदों के जाने का मामला नहीं है। इसके पीछे संगठन के भीतर बढ़ती असंतुष्टि और नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में कुछ विधायक भी अनुपस्थित रहे, जिससे पार्टी के भीतर और टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। और गौरतलब है कि शिवसेना में दरार की शुरुआत 2022 में हुई थी, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत कर पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। बाद में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना और धनुष बाण चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया। तब से उद्धव ठाकरे का गुट लगातार राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह बगावत यहीं रुक जाएगी या आने वाले दिनों में और नेता भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ और जनप्रतिनिधि भी अपने विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों ही सार्वजनिक रूप से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी अभी भी एकजुट है और लड़ाई जारी रहेगी। तो फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे इस संकट से उबर पाएंगे या फिर शिंदे गुट की बढ़ती ताकत शिवसेना यानी कि यूबीटी के लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी। आने वाले दिनों में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम इस संघर्ष की दिशा तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में यह फेरबदल देखने को मिला है, उद्धव की सेना को लेकर जो बेचैनी बढ़ी है, यह अपने आप में कई ज्यादा सवाल खड़े करती है। सोचिए, महाराष्ट्र में ठाकरे बनाम शिंदे हो चुका है और यहाँ पर 6 सांसदों के फेरबदल की बात हुई है और उन फेरबदल में उन सांसदों को 6 टाइगर के रूप में बताया गया है। और यह ऑपरेशन टाइगर ये महाराष्ट्र में काफ़ी लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि ये पार्टी बदलने वाला बागी अपने ही पार्टी के लिए बागी सांसद ये कोई पहली बार नहीं सुन रहे हैं। ऐसा हुबहू हमने पश्चिम बंगाल में सुना, ऐसा हुबहू हमने पंजाब में देखा। लेकिन पंजाब में वो आम आदमी पार्टी छोड़ के सांसद सारे बीजेपी में चले गए। लेकिन यहाँ पर बंगाल की बात की जाए या महाराष्ट्र की बात की जाए, ये दोनों इलाके अपने आप में, दोनों राज्य अपने आप में संवेदनशील हैं, क्योंकि यहाँ पर बागी गुट की वजह से, बागी सांसदों की वजह से जितने भी मजबूत प्रतिनिधि थे, जितने भी मजबूत पार्टियां थीं, अब उनके पसीने छूट रहे हैं। उनको अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए आगे की जो दिशा है वो दिशाहीन होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जनता को भी ना समझ आए, इसलिए इन पार्टियों का ये भी बोलना ज़रूरी है कि हमारी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, जैसे कि टीएमसी बोल रही है और अब यहाँ पर महाराष्ट्र में भी बोला जा रहा है, यूबीटी बोल रही है कि सब कुछ ठीक है। अब देखना ये होगा कि आगे जो आने वाला समय है, जो ये 6 सांसद बागी बने हैं, जो उद्धव ठाकरे को झटका मिला है, वो शिंदे को अगली राजनीतिक ताकत किस तरीके से दे पाएंगे। शिवसेना में तो बगावत हो गई है, अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होता है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएंगे TV7 भारत के साथ। नमस्कार।